कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डीमन पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की कोई भी परेशानी होती तो डीमन उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे। सीन शिफ्ट होता है दोदोही को दिखाया जाता है जो कि हमारे शो की फीमेल लीड है। वो सुनसान रास्ते पर भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन जो मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिफ्ट होता है 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुँच जाता है। उसका नाम गुआन था। लोग उसको देखकर डीमन आ गया बोलकर भागने लग जाते हैं और वहीं पर एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रॉस फेंकती है जिससे उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को क्रॉस वापस देकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही उसके चुटकी बजाते ही उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। समुद्र के सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गुआन की चुटकी बजाते ही मछलियाँ पानी में जोर जोर से उछलने लग जाती हैं। वो आदमी उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर कोई नाइन टेल फॉक्स तो नहीं हो? गुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन किंग और कुत्तों की तरह बदबू मारने वाले नाइन टेल फॉक्स से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ जिसे तुम इंसान इविल स्पिरिट बुलाते हो। साथ ही वो उससे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि 10 सालों तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुआन कहता है कि नरक। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि उसे कुछ भी नहीं सूझता और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और इसी तरह से डीमन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें जो भी चाहिए होता है उसका लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दोदोही को देखते हैं जो कि कोरिया के सबसे बड़े फूड कंपनी की सीईओ है जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मैडम जॉय है जिन्होंने बचपन में ही दोदोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और मैडम जॉय चाहती हैं कि उनके मरने से पहले उनकी इच्छा है एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ में दोदोही सेटल हो जाए और इसीलिए वो हमेशा उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती रहती हैं। बेचारी दोदोही को भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं वरना वो कहती हैं कि मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गुआन अपने ऑफिस में उन सभी घड़ियों को देख रहा होता है जो इंसानों की लाइफलाइन है जिनके साथ में गुआन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए पहुंचता है और टाइम रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस तो उल्टा गुआन के ऊपर चढ़ने लगता है और जाने को रेडी नहीं होता, लेकिन गुआन उसकी सोल को ले जाता है और गुआन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोदोही को मैडम जॉय की सेट की हुई ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गुआन था। दोदोही वहाँ पर एकदम एटीट्यूड में बैठती है और बोलती है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गुआन का फेस देखती है चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। डीमन को गुस्सा तो काफी आता है क्योंकि उसने तो ये रेस्टोरेंट 1 महीना पहले ही बुक कर लिया था ताकि आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा सके। लेकिन दोदोही के इतने सारे क्वेश्चन से वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं, वो तो गलत जगह पर पहुँच गई थी। गुआन के इतने रूड बिहेवियर को देखकर दोदोही उसे कहती है कि मैं तो ऊपर वाले के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, इससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है। तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और जैसे ही दोदोही अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है वो समझ जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। तभी वहाँ पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच चुके थे। जैसे ही दोदोही वॉशरूम जा रही होती है तो वो वेटर से टकराने वाली थी जिसके हाथ में एक खूबसूरत केक था, लेकिन गुआन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये देखकर तो दोदोही काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे यही लग रहा था कि गुआन ने सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही किया है। लेकिन बस वो उसे खाने ही जा रहा था, लेकिन माफिया गुंडे उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे। गुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो सबको मजा चखा देता है। सब गुंडों को डराने के बाद वो उन्हें न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वहीं दोदोही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है उससे पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए गुस्से में बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय की फैमिली के बारे में ये पता लगता है कि उनके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है।
लेकिन उनके बाद भी मैडम जॉय दो दो ही से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अपनी कंपनी का सीईओ भी उन्होंने दो दो ही को ही बनाया है। इसी वजह से उनके तीनों बच्चे दो दो ही से बहुत नफरत करते हैं और जिसकी वजह से वे सब मैडम जॉय के बाद दो दो ही को चेयरपर्सन बने नहीं देना चाहते। दो दो ही भागते हुए फटाक से हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि मैडम जॉय ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दो दो ही को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और वो उनसे नाराज हो जाती है। ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले लड़के को बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर मैडम जॉय उसे रियल वाले ब्लाइंड डेट का फोटो दिखाती है। दो दो ही तो काफी शॉक हो जाती है और उसे अब समझ में आ जाता है कि वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ डीमन जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से मिलता है, बल्कि जोसियन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में डीमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन अब उसने काफी ज्यादा उसे एक्सटेंड कर दिया है और इसीलिए वह अब तक उसके साथ में है। यहाँ ना चाहते हुए भी दो दो ही को मैडम जॉय की जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है और वे अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती थी क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने ऑफिस में अपने सुपरनैचुरल पावर से अपना सारा काम कर रहा होता है। तभी सारी नाम की एक लड़की वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, जहाँ पर मिस्टर पार्क भी उसके साथ में होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिछले जन्म से ही ये दोनों गुआन के साथ में हैं। गुआन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता। साथ ही सारी को तो गुआन पर क्रश भी है। वहीं दूसरी तरफ दो दो ही बीच पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए कहती है कि फाइनली मेरा श्रापित बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, कैब में बैठती है तो वहाँ उसे पता चलता है जिस कैब को बुलाया था वो ये कैब है ही नहीं और ड्राइवर एक खूनी था। दो दो ही जैसे तैसे बचकर भागती है और वहीं डीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसे दो दो ही भागते हुए दिखती है। और ये वही सीन है जो हमें कहानी की शुरू में दिखाया गया था। गुआन के ये बोलते ही कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दो दो ही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक तो मेरी जान यहाँ पर खतरे में है, ऊपर से तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे ही दो दो ही मान जाती है तो गुआन जाकर खूनी को खत्म कर देता है। दो दो ही ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। गुआन आकर उसे हाथ देता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दो दो ही का हाथ छूटते ही गुआन का हॉली क्रॉस जोरों से शाइन करने लगता है और वो खूनी भी गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। जैसे ही गुआन उसे चुटकी बजाकर रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गुआन बेहोश होकर डूबने लगता है। लेकिन दो दो ही को होश आता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो डीमन का क्रॉस दो दो ही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को नदी के किनारे पाती है। गुआन भी दो ही के हाथ में अपना क्रॉस देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही वह उसे टच करता है तो बहुत जोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन वो रुक जाता है जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि पावर्स काम करने लग गई थी। दो ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर दो ही को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। गुआन भी वहीं था, उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। फिर दो ही अपने हाथ पर उस क्रॉस साइन को देखकर कहती है कि ये तो कितना ज्यादा गंदा है, ये अचानक से मेरे हाथ पर कैसे आ गया, और उसे मिटाने लग जाती है। वहीं गुआन कहता है कि इससे दूर रहो, इसे खराब मत करो, वैसे भी ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोनों ही के हिट करने पर गुआन अपनी पावर से उसका हाथ रोक लेता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दो ही के हाथ से छूटता है तो जबरदस्त चांटा उसको लगता है। गुआन दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन का गाल पूरा लाल हो गया था और उसके पास आकर कहता है कि मुझे तो तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में ऐसे झगड़े होने लग जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुँच जाते हैं और दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि जब आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। दोनों जोर से चिल्लाते हुए ना बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुआन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेता है, जिससे पता चलता है कि अगर डीमन कोई नई डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो उसके सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो उस डीमन को कभी ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गुआन मिस्टर पार्क को दो ही की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और इधर खूनी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारे मास्क रखे थे। बहुत सारे लोगों की फोटोज भी लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर खूनी है जो कि अब दो ही के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैडम जॉय भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुकी थी। दो ही उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। ये सुनते ही मैडम जॉय तो थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं।
जहाँ तक कि मुझे याद है तो मैंने तुमसे अभी तो कुछ भी नहीं छुपाया। तभी मैडम जॉय का भतीजा स्यूक वहाँ पर पहुँचता है और दोही के साथ में उसे फ्लैट मारते हुए मैडम जॉय उससे कहती है कि वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही साथ हो और काफी अच्छे फ्रेंड्स हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दोही कहती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ हम डीमन को देखते हैं जिसने दोही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। और यहाँ हैन को दिखाया जाता है जो कि मैडम जॉय की बेटी है और दोही से बहुत जलती है। दूसरे सीन में मैडम जॉय चर्च में फादर के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ मैं हेल में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दोही को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। और वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी, तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जॉय वहीं पर थी। आगे हमें मिस्टर पार्क कहते हैं कि बॉस की पावर आ जाए, तभी वहाँ सैरी पहुँच जाती है और सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है। और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो साइन अब दोही के हाथ में है, यानी सारी पावर्स भी उसी के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमन ने दोही को ये झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया होता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो कहती है कि तुम तो इतने ज्यादा चमक रहे हो, किस एंगल से बीमार लगते हो। लेकिन ये सब तो अपने डीमन का सोचा समझा प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर यूज करनी है तो उसके लिए उसे अपना क्रॉस चाहिए जो कि दोही के हाथ में है, और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और ऐसे ही वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था। गाड़ी को एकदम उसके सामने लेकर जाता है और अपने हाथ से जैसे ही वो इशारा करता है बॉक्सर वहीं पर मर जाता है और वो बॉक्सर की सोल कलेक्ट कर लेता है। दोही उसे देखती रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद वो उसे बीच के साइड में लेकर जाता है और कहता है कि अब बस एक और काम बाकी है। वहाँ पर गाड़ी में कुछ लोगों का रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और ही समझने लग जाती है और कहती है कि हम तो बस अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तो वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है कि वो क्या उठ पटांग सोच रही थी, जबकि गुआन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन देखते ही देखते वो सीधा उसे पानी में लेकर कूद जाता है और बार बार अपने साइन को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में वापस आ जाओ। बहुत देर तक वो दोनों पानी में रहते हैं, जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती हैं। वो बाहर आती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है। डीमन उसे सॉरी बोलता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनती और पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और कहती है कि हमारा हिसाब अब क्लियर हो चुका है, अब मुझसे दूर रहना। गुआन भी बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसा उसका साइन दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाए। और वहीं हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं जो कि अपने बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ में उसकी बचपन की फोटो थी। यहाँ सैरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और डांस करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय का सबसे बड़ा बेटा सुखमिन जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली शिकार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय के सबसे बड़े बेटे सुखमिन को दिखाया जाता है। सुखमिन का बेटा भी एक स्किन हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इधर दोही बहुत ज्यादा परेशान थी, काफी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही थी, जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है और उसके ऊपर कुछ डालने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना डीमन पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गुआन ने दोही का हाथ में पकड़ा हुआ था और इसलिए उसकी पावर्स भी शायद एक्टिवेट हो चुकी थी। दोही तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोचती है कि मैं तो जानती ही नहीं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो हमेशा गुआन ही मेरे पास होता है। उसने दोही को बचाने के लिए वो अटैक अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि उसके कपड़े जल जाते हैं और उसे देखकर तो दोही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। फाइनली गुआन उसके सामने बोल देता है कि मैं एक डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान शैतान के नाम से जानते हो। दोही तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल रहे थे कि तुम पर बार बार इतने सारे अटैक हो रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। वहीं गुआन गाड़ी में काफी डांटने लग जाता है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो। अगर तुम्हारे चक्कर में मेरे टैटू को आज कुछ हो जाता तो जानती भी हो मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोही इससे कहती है कि सच में क्या तुम एक डीमन हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं तुम सिर्फ उस पॉकीमोन की तरह तो नहीं हो, या फिर जिन की तरह जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है। और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे उस अजीब से जीनी से कैसे कंपेयर कर सकती हो। हंसते हुए दोही कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो पावर्स हैं, जिनका सोर्स मेरे हाथ के इस टैटू में है।
जिसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ता है, वरना तुम अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड ही बन जाओ। चिढ़ते हुए गुआन कहता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करूं, और वो भी मैं। इधर खूनी भी दूही का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन गुआन को वहां पर देखकर वे वापस से अपने अड्डे पर पहुंचता है और काफी गुस्सा हो रहा था। इधर गुआन के ऑफिस में मिस्टर पार्क उसे छेड़ने लग जाता है, क्योंकि इस बार दूही ने गुआन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए बोला था, लेकिन गुआन तो उसके लिए साफ साफ मना कर रहा था। दूसरी तरफ दूही भी उसी क्रॉस को देखते हुए सोच रही थी कि शायद वो डीमन सच बोल रहा था, इसमें कुछ न कुछ पावर्स तो जरूर हैं। इसलिए वो मैसेज पर गुआन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से हटवा दूंगी। गुआन तो काफी शॉक हो जाता है और डर भी जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुआन मिस्टर पार्क के साथ में मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है कि वो दूही से अपना क्रॉस वापस कैसे लेगा, लेकिन उसी टाइम पर उन्हें जलने की स्मेल आती है और गुआन के फिंगर भी जलने लग जाती है। दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है कभी न बुझने वाली आग अब स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमारा डीमन जलने वाला है। चारी वहाँ पर फटाक से पहुंचकर उसके फिंगर पर पानी डालती है और आग बुझ जाती है। सबके सब बहुत ज्यादा डर चुके थे, जिसके बाद गुआन भागता हुआ जाता है दूही के पास और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वो फटाक से दूही को लेकर एक बड़ी सी क्लॉक के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पर थी। उसे देखकर दूही की हालत खराब हो जाती है। यही वो जगह है जहाँ से हमारा डीमन अपना शिकार ढूंढता है। जिसके बाद उसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था, इसलिए उसे अपने क्रॉस की जरूरत थी जो कि दूही के हाथ में है, इसलिए वो उसे यहाँ पर भी उठा लाया। लेकिन फिर देखते ही देखते उसके फिंगर फिर से जलने लग जाती है और अपने अगले शिकार के लिए वो सीधा पहुँचता है हॉस्पिटल, जहाँ सबसे पहले वो अपने फिंगर्स को ठंडे पानी से धोता है और साथ ही दूही को ठंडा पानी अपने साथ रखने के लिए भी देता है। जिसके बाद फिर वो एक लेडी से डील करने लग जाता है, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बेटी नहीं बच पाएगी क्योंकि वो लास्ट स्टेज कैंसर में है। वो लेडी बहुत ज्यादा रो रही थी। जिसके बाद गुआन उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि आपकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हारी सोल को हेल में जाना होगा। तो उस लेडी को डीमन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही उसकी बेटे की हालत खराब होती है, गुआन की चुटकी बजाते ही वो स्टेबल हो जाती है। ये देखकर उसको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो भी डील के लिए मान जाती है। लेकिन दूही को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुआन को रोकने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन गुआन तो उल्टा उसे ही डांट कर कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहो। लेडी फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो उसकी बेटी को ठीक करने लगता है। दूही के साथ बाहर आता है। दूही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उससे कहती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा सेल्फिश होंगे, जो कि अपने आप को जलने से बचाने के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे। बेचारे गुआन का तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो चाहता है केक खाने, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था और वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही वे दूही को कहता है कि उन्हें तो खुश रहना चाहिए कि मैंने उस बच्चे की जान बचाई है, और वैसे भी दुनिया में अगर कुछ चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। दूही को तो बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लग जाती है कि जब उस बच्ची को ये पता चलता है कि उसकी लाइफ उसकी मॉम के सैक्रिफाइस के ऊपर है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। डीमन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे डीमन बॉडीगार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कितना सेल्फिश है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है और उससे कहती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक मासूम इंसान को मार दिया और ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, जिससे कि वह तो बाहर जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गुआन बैठा हुआ मजे से अपना केक खा रहा था, जहाँ पर मिस्टर पार्क पहुंचकर कहते हैं कि अगर आपको अपना क्रॉस चाहिए तो उसके लिए आपको फुल मून का वेट करना होगा, जो कि आज से सीधा 28 दिन बाद है। गुआन तो बस दूही की वही बातें सोच रहा था, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गिल्ट होता है और वो हॉस्पिटल में उस बच्ची से मिलने जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी थी, और वहाँ जाकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी क्या विश है। जैसे ही वो बच्ची ये कहती है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कभी भी कोई सफर ना करना पड़े। गुआन तो सोच में डूब जाता है कि क्या सच में ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि अपनों से ज्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही दूही गाड़ी से बाहर आती है तो वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ होता है हमारा गुआन, जो कि पूरी तरीके से बॉडीगार्ड के कॉस्ट्यूम में था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ऑफिस में पहुंचते ही सारी गर्ल्स तो गुआन को देखते ही रह जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दूही के पूछते ही क्या तुम बचपन से ही डीमन थे या फिर कुछ और। गुआन उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं भी 200 साल पहले तुम लोगों की तरह एक मामूली इंसान ही था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं तुम सबकी तरह एकदम लो लेवल नहीं था और मेरा लेवल तो कुछ और ही था, इसलिए गॉड ने मुझे हल्की सी जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना है। तो उसकी सारी बातें सुनकर
वो मन में ही मुस्कुरा रही होती है और उसके बाद मैडम जॉय से मिलने जाती है, जो कि अपने फेवरेट ग्रीन हाउस में बैठी हुई थी। जैसे ही वो उन्हें देखती है तो वो वहाँ पर मर चुकी थी। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और गुआन को कहती है कि मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मेरी मैडम जॉय को बचा लो। लेकिन गुआन कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंसानों को बचा सकता है जिनके अंदर सांस या जान बाकी हो, जो ऑलरेडी मर चुके हो वो उन्हें नहीं बचा सकता। सीन शिफ्ट होता है और मैडम जॉय के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, उनका बेटा और बेटी भी अपने फेक आंसू बहा रहे होते हैं। गुआन भी सब कुछ देख रहा होता है। कोनी भी वहीं पर था, जिसने दोही के ऊपर नजर रखी हुई थी और सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर सीधा घर में घुसकर सिक्योरिटी रूम में ही पहुंच जाता है। दोही भी जब मैडम जॉय के फेवरेट ग्रीन हाउस में जाकर उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में होते हैं और जैसे ही दोही को इंस्पेक्टर से मालूम चलता है कि मैडम जॉय ने जो मेडिसिन ली थी उन्हें उस मेडिसिन से एलर्जी थी, यानी ये कोई मामूली सा हार्ट अटैक नहीं था बल्कि मर्डर था। सच जानने से ज्यादा मैडम जॉय के बच्चों को उनके शेयर्स की चिंता थी, जो कि काफी ज्यादा डाउन चल रहे थे और अगर अब न्यूज भी बाहर आई तो शेयर्स और ज्यादा डाउन हो जाएंगे। इसलिए वो लोग इस डेथ को नेचुरल डेथ बताने का फैसला करते हैं। लेकिन दोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सबके सामने जाकर कहने लग जाती है कि मैडम जॉय की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि सारा माजरा ही कुछ और है। इस बात को अपने हाथों से निकलते हुए देखकर सुखमिन वकील को रोककर मैडम जॉय के विल पढ़ने के लिए बोल देता है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम पर लिख दी थी। और ये देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ में उनकी ये भी शर्त थी कि प्रॉपर्टी अगर दोही को चाहिए तो उसके लिए उसे 1 साल के अंदर ही शादी करनी होगी, वरना सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। ये सब सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और दोही मैडम जॉय की फोटो देखकर कहती है कि मैं आपकी मौत का सच पता लगा कर रहूंगी, भले ही मुझे उसके लिए इस डीमन से हाथ क्यों ना मिलाना पड़ जाए। ये बोलते हुए वो सीधा गुआन के पास जाती है और सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करती है।